स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, और 3D सीरीज एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था। अभी हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इनकी क्या होती है। देखिए, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सिंपल है, हमको डिस्टेंस मेजर करना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा वहां से जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसका डिस्टेंस यानी कि होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडिया है, अभी ये अनेकवचन है, सबके अगर कंबाइनली अगर हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम लोग रेडाई बोलेंगे। अगर पीरियड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी वैल्यू। लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी मतलब बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए तो वो डिस्टेंस जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो डिस्टेंस हो जाएगा डिक्रीज। इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगी। सेम शेल में ऐड होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड इनवर्ड। इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो गए एंड सीक्वेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ आने चाहिए, लेकिन जो सीक्वेंस होगा लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो वो साइज डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अभी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है हम लोग थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। पहली ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट शेल में आता है। पेनल्टीमेट शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल के एक लेवल अंदर वाली शेल, इसको हम लोग बोलते हैं 3D ऑर्बिटल। अभी ये जो 3D इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल करेंगे या शील्ड करेंगे आउटर 4s इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए, ये 3D इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे, इनके बाहर प्रेजेंट रहेंगे 4s इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3D इलेक्ट्रॉन्स ये 4s इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसकी वजह से इनके ऊपर ये 4s इलेक्ट्रॉन के ऊपर आने वाला जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो 4s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगर हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो अंदर की तरफ प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर ढकेलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। इन जनरल वी कैन से दैट इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर ढकल रहे हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए, उसके दो नाम है, दोनों नाम हम लोग याद रखेंगे। एक नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोनों नाम हमको याद रखने हैं। देखिए कैसे होता है। सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इसको अगर हम लोग बोलते हैं 3D इलेक्ट्रॉन्स, और ये आउटर हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे, सपोज करते हैं क्योंकि 4s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 4s, और ये है 3D। ऑब्वियस है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। 3D में भी इलेक्ट्रॉन है, 4s में भी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है 3D वाले इलेक्ट्रॉन ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर ढकेलेंगे। इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये 4s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़ने वाला न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए, जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड 4s इलेक्ट्रॉन इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो फोर्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता है 4s के इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ये जो फोर्स होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है साइज को डिक्रीज करने के लिए। और 3D एलिमेंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है कौन सी शेल में? पेनल्टीमेट शेल में, दैट इज इन 3D ऑर्बिटल। अभी ये जो 3D इलेक्ट्रॉन है, दिस 3D इलेक्ट्रॉन रिपेल आउटर 4s इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या हो रहा है अभी? न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से 4s इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहे थे, ये 3D इलेक्ट्रॉन उनको दूर ढकेल रहे हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट।
और इस इफेक्ट की वजह से जो एटम की साइज है वो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होती है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज होती है इंक्रीज। अभी दोनों का नेट इफेक्ट जो होगा, नेट इफेक्ट दोनों का एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कौन ज्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बड़ा होगा तो साइज डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो साइज इंक्रीज हो जाएगी। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम Sc टू Cr। साइज डिक्रीज क्यों होगी, बिकॉज हियर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक साइज हो जाएगी डिक्रीज, लेकिन जब हम लोग Cr से लेके Cu तक जाएंगे तो वहां पर ऑलमोस्ट नो चेंज इन एटॉमिक साइज होगा, क्योंकि वहां पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। एज नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अभी हम लोग सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन जितने आप लोग बढ़ाओगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा। लेकिन जिंक के केस में क्या होता है, देखिए शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। फिर ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अभी ये लोग ये इसको हमको याद रखना पड़ेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगी। Zn के केस में क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसीलिए साइज वहां पर इंक्रीज हो रही है। देखिए सेम चेंज इन आयनिक रेडियस इज ऑल्सो शोन इन टेबल। देखिए एटॉमिक रेडियस देखिए, ये हमको मंत्र तो याद ही होगा, स्क टी व क्र मन फे को नी कु झन। अभी एटॉमिक रेडियस देखिए 1.44, फिर 32, फिर 22, फिर 18, 17, 17, 16, 15, 1725। क्या हो रहा है देखिए, ये 44 से लेके 18 तक साइज डिक्रीज हो रही है। यह है स्कैंडियम टू क्रोमियम। फिर उसके बाद देखिए 18, 17, 17, 16, 15, 17 लगभग सेम है, और फिर अचानक से Zn में साइज इंक्रीज हो रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी केसेस। और Cr से लेके Cu तक देखिए फिर से वही कोड है, कुकर वाला कोड। Cr से लेके Cu तक जो साइज है वो साइज नियर अबाउट सेम रह रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सिर्फ स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है शील्डिंग इफेक्ट को। लेकिन अगर आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए 92, 90, 88, 84, 80, 76, 74, 72, 69, 74। अभी देखिए ये अगर हमको याद रखने हैं वैल्यूज याद रखने का सिंपल तरीका यही रहेगा, आप पहली वैल्यू याद कर लीजिए, फिर सिर्फ डिफरेंस याद कीजिए। देखिए 44, 32, 1.44 पहली वैल्यू है, उससे सिर्फ हमको कितने डिक्रीज करने हैं, 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 4, और फिर कुछ भी नहीं है। ये तो वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे, 18, 17, 17, 16, 15, 17, और फिर लास्ट में 25। अभी ये 25 भी आपको आसानी से याद रह सकता है। देखिए Zn में Z है, Z मतलब 2, उसको इन्वर्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 5। देखिए इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इजी इधर साइड वाला आयनिक रेडियस में आपको इजीली याद रह जाएगा कि 92, 90 दो का डिफरेंस, 90, 88 दो का डिफरेंस, फिर देखिए 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर से 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, और फिर 5 का। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल है। भी आयनाइजेशन पोटेंशियल तो सबको पता ही होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो किसके लिए आवश्यक है, रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करेंगे हम लोग, मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। कहां से रिमूव करना है, आइसोलेटेड गैसेस एटम की, आइसोलेटेड गैसेस एटम से ही रिमूव करना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल।
यानी कि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल तभी डिफाइन कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेगा। अगर वो इनर साइड का निकालते हो तो उसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बोल सकते। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एटॉमिक साइज को। जितनी, देखिए, स्मॉलर द एटॉमिक साइज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो दे आर टाइटली बॉन्डेड। देखिए अब ये किस तरीके से होता है। अगर समझ लीजिए किसी घेरे में जानवर बांधे हुए हैं, तो आपको कौन से जानवर चुराने में आसानी होगी, बाहर वाले या जो अंदर की तरफ बांधे हुए उनको? ऑब्वियस थिंग है, जो बाहर प्रेजेंट रहेंगे उनको निकालना इजी रहेगा। तो इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखिए, स्मॉलर द एटॉमिक साइज, जितनी एटॉमिक साइज कम रहेगी इलेक्ट्रॉन उतने ही न्यूक्लियस से पास रहेंगे, उनको निकालना उतना ही हार्ड जाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। Therefore, more energy is required to remove electron. जितनी साइज कम उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल, सिंपली स्मॉल एटॉमिक साइज मीन्स हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। जितनी कम साइज रहेगी उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसको हम लोग बोल सकते हैं हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके वाइस वर्सा हो सकता है, स्मॉल की जगह पे हम लोग लेंगे लार्ज तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल। देखिए जनरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियोडिक टेबल रहता है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से लेके राइट तक। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज होती है डिक्रीज, तो ऑब्वियस थिंग है एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, यहां पर क्या बात की है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज होती है डिक्रीज, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इंक्रीज। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। देखिए अभी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक साइज रेगुलरली डिक्रीज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक साइज डिक्रीज हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट रहती है, फिर जिंक की केस में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो 3D इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करते हैं आउटर 4s इलेक्ट्रॉन को अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, स्कैंडियम से लेके Cr तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, इसका मतलब स्कैंडियम से लेके Cr तक आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। बट फ्रॉम Cr टू Cu देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन एटॉमिक साइज। Cr से लेके Cu तक एटॉमिक साइज में चेंज नहीं होता है, इसका मतलब no change in ionization potential, means in first transition series from scandium to zinc ionization potential increases but rather slowly। अभी ओवरऑल इंक्रीज क्यों बोला है, क्योंकि स्कैंडियम से लेके Cr तक वो इंक्रीज होगा, उसके बाद रहेगा कांस्टेंट। नो चेंज बोला है हम लोगों ने यहाँ पे, यानी पहले इंक्रीज हुआ फिर नो चेंज हुआ, इसका मतलब पहले एलिमेंट से लेके लास्ट वाले एलिमेंट तक साइज क्या हो गई, इंक्रीज ही हो गई ओवरऑल। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस बट रादर स्लोली। देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जिंक का, यह है 3d10 4s2। इट हैज कंप्लीटली फील्ड स्टेबल 3d एंड 4s ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल भी उसकी कंप्लीटली फील्ड है और 4s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फील्ड है। इसका मतलब जिंक से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो हमको बाकी एलिमेंट्स से बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, और जो स्टेबल रहता है वो खुद के इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करता। जो सेकंड आयनाइजेशन वैल्यूज है ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। अब ये जो सेकंड आईपी वैल्यू है Cr और Cu के, ये सफिशिएंटली हायर है देन द नेबरिंग एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनका पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उनका 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, जो कि स्टेबल होता है। अभी इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि सेकंड आईपी वैल्यू क्यों कंसीडर किया, क्योंकि पहला आईपी वैल्यू मतलब ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन हमको दिखता है वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसका मतलब उसके 4s में तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इनकी 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, और d की कैपेसिटी ये 10 की होती है, और हमको पता है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। इसीलिए यहाँ पर वही रूल अप्लाई होगा। इसकी वजह से सेकंड आईपी वैल्यू जो है Cr की और Cu की वो बाकी एलिमेंट से ज़्यादा रहेगी।
आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 3d10, मीन्स दे आर मोर स्टेबल। किसकी वजह से? हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से। इसीलिए Cr और Cu की हाई वैल्यू रहेगी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए बाकी नेबरिंग एलिमेंट्स से। देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो ऑकर होते हैं यस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो फॉर्म कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके के? जो यस ब्लॉक एलिमेंट है, अभी देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज जो डी ब्लॉक की है वो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहेंगे। इसका मतलब वो दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। जैसे यस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। किसकी तरह? यस ब्लॉक एलिमेंट की तरह। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो रहते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसका मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड यस ब्लॉक की तरह और कोवैलेंट कंपाउंड पी ब्लॉक की तरह। लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू दिस पी ब्लॉक और यस ब्लॉक से थोड़ा सा कम रहेगा। अभी देखिए इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज है, वो याद नहीं किए तो भी चलेगा। देख सकते हो आप, वैल्यूज कंप्लीटली इंक्रीज हो रही है। देखिए 631 और 906 वैल्यूज बढ़ रही है। हाँ, एक बात यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसको हम लोग यूनिट लिखते हैं किलो जूल पर मोल, वो हमको याद रखना है। अभी देखते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, अनलाइक यस एंड पी ब्लॉक। यस और पी में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमको नहीं दिखने को मिलती, जो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पॉजिटिव क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये मेटल्स है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सपोज it loses 1 इलेक्ट्रॉन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2। इस तरीके से देखिए 3D एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स because the energy of 3D and 4s orbital is nearly same। अभी ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी सेम रहेगी, वहां दोनों में से किसी भी ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। सो एलिमेंट्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ ऑर्बिटल्स एंड सो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3D और 4s दोनों की एनर्जी लगभग सेम है, इसीलिए ये एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। 3D एलिमेंट्स कैन लूज ओनली 4s इलेक्ट्रॉन और बोथ 4s एंड 3D। अभी देखिए 3D एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो 3D एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो एक तो 4s में से निकलेंगे या फिर 4s 3D दोनों में से निकलेंगे। यानी कि 3D में से अकेला नहीं जाएगा, जाएगा अकेला तो सिर्फ 4s से जाएगा, या फिर दोनों में से जाएगा, 4s और 3D दोनों में से जाएगा। देखिए स्कैंडियम, अभी ये हमको कैसे याद रखना है? देखिए, हमको इसके यस के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। ये हमको हमारा मंत्र हो गया, स्कर्टी वक्रमन फेकोनी कूजन। यहाँ पर मैं टी आई लिखना भूल गया था। देखिए स्कर्टी वक्रमन फेकोनी कूजन हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या अभी हमको पता है, CuCr का कोड पता है। देखिए Cu में एक इलेक्ट्रॉन है, Cr में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिखना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 4s के इलेक्ट्रॉन देखेंगे सबसे पहले, जिसमें 2 है उनके 2 लिख लिए, और जिनमें सिर्फ 1 है उनको 1 लिख लिया। अभी बाकी बचे इलेक्ट्रॉन जाएंगे d ऑर्बिट में से, तो d ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर लो। देखिए कैसे। फिर स्कैंडियम अगर लिखना है तो 2 लिख लिया पहले, और उसके बाद एक और जा सकता है तो 3 लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहे हैं, टोटल कितने जाएंगे? 4। देख लीजिए, यानी कि यस के जाएंगे तो पूरे के पूरे जाएंगे, या डी में से 1 जाएगा या 2 जाएंगे। इसका मतलब 2, 3 और 4। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 और 3 कितने हो जाए? 5 हो रहे हैं। इसका मतलब जाएंगे तो यस में से दोनों के दोनों जाएंगे, या फिर डी में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते चलेंगे। तो इसका मतलब 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, या फिर 5 भी जा सकते हैं।
सिमिलरली सी आर के लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब एक लिख सकते हैं। फिर डी में से 1 2 3 4 और 5 कितने भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, जाएगी 6 तक। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एम एन की तरफ। एम एन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 5 नंबर मिसिंग है यहाँ पर। उसके यस में दिख रहे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों जा सकते हैं। फिर हम लोग 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 नहीं निकाल सकते, 6 निकाल सकते हैं या 7 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एम के बाद ये डी के इलेक्ट्रॉन निकलना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 से ज़्यादा जो दिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 निकल जाएंगे। फिर डी में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको, 6 में से सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी 5 आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसका मतलब 3। फिर 4s 3d7, अभी इसमें सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं +3। अभी ये क्यों, तो इसका रिसर्च होना बाकी है, ये फर्दर स्टडी का टॉपिक है कि ये 4 क्यों नहीं दिखाता। देखिए यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है। और फिर अभी देखिए सी यू के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यस का, या फिर वो डी का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा मतलब +2। और लास्ट वाली केस जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यस के, डी के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, सी यू सी आर में +1, बाकी सब में +2 कॉमन है। फिर देखिए सी यू और सी आर में +1 लिखा है, बाकी सब में +2 कॉमन है। फिर हम लोग स्कैंडियम से लेके एमएन तक वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए 3 4 5 6 और 7, इसके बाद छोड़ देंगे। फिर स्कैंडियम से लेके Ni तक ये +3 जाएगा, उसके +3 छोड़ देंगे, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। Mn में 5 नंबर मिसिंग है और Ni में +4। अभी देखिए कुकर का मन बड़ा होता है, कुकर का मन बड़ा मतलब क्या होगा, Cu और Cr, देखिए Cu और Cr +1 लिखा, ये आ गया कुकर का मन बड़ा होता है। मन बड़ा मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे बड़ी, कितना लिखेंगे 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। मगर छेद कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। ठीक है, अभी Ni को हम लोग +4 लिख रहे हैं, बाकी किसी में भी फिर ये Fe से लेके Zn तक +4 नहीं दिखता है, सिर्फ Ni के केस में हमको +4 दिखता है। इस तरीके से आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रख सकते हो। अभी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल। इसीलिए Cr और Cu की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बाकी सबकी है +2। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब स्कैंडियम से लेके Mn तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब दोनों का एडिशन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिट, दोनों के एडिशन कर लो। इसीलिए Mn में 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 आती है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन Mn के बाद जो रूल है वो रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, ज्यादा से ज्यादा कितने दिखाएंगे +3, क्योंकि उनकी स्मॉल एटॉमिक साइज जो हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं, उसके बाद साइज हो जाती है डिक्रीज, तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना हो जाता है हार्ड। इसीलिए Fe, Co और Ni +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। और Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, इसका मतलब उसके 3d से कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, जाएंगे तो सिर्फ 4s से, इसीलिए उसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका 3d10 कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए Zn डिफर करता है बाकी एलिमेंट से। वो जो स्टेबिलिटी है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड 3d ऑर्बिटल्स के ऊपर। जो अंडरलाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल थे। अभी देखते हैं कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। अभी कलर्स क्या होता है, देखिए जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो कलर दिखाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी एलिमेंट्स। वो क्यों दिखाते हैं वो देखेंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो रहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन मेटल्स के, ये कलर्ड होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स है यस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के यूजुअली
कलरलेस होते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स कलर्ड है, लेकिन यस और पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स है वो कलरलेस है। अगर ट्रांजिशन मेटल आयन में एक या फिर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन सी ऑर्बिट में, डी ऑर्बिट में, देन इट इज कलर्ड। देखिए कलर दिखाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बात की है, क्या बताया कलर दिखाने के लिए। अगर ट्रांजिशन मेटल में एक या फिर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन कहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, डी ऑर्बिट में। डी ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही कंपाउंड क्या आएगा, कलर्ड आएगा। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस most of the transition metal ions are colored because they contain unpaired electrons, unpaired d electrons. ट्रांजिशन मेटल कलर्ड क्यों रहेंगे, क्योंकि उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कौन सी ऑर्बिट में, डी ऑर्बिट में। यानी कलर दिखाने के लिए डी ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। देखिए जब कभी लाइट फॉल होगा किसी सब्सटेंस के ऊपर तो तीन पॉसिबिलिटीज होगी। कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज, अगर रेडिएशन या लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसको हम लोग ब्लैक बोलेंगे, क्योंकि वो ब्लैक दिखेगा। अगर रेडिएशन कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाते हैं तो यानी कि एब्जॉर्बेंस कुछ भी नहीं होगा, तो कंपाउंड दिखेगा कलरलेस। फॉर एग्जांपल ग्लास, इसको बोल सकते हैं कोयला। कोयला किसी भी लाइट में रख दो वो ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि सारा का सारा लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर ग्लास लेते हो तो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, सारे रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाएंगे, वो हमको कलरलेस दिखता है। अगर रेडिएशन उसने रिफ्लेक्ट की है पूरे तरीके से तो वो दिखता है व्हाइट। देखिए पूरे तरीके से एब्जॉर्ब किया तो ब्लैक दिख रहा है, पूरा ट्रांसमिट कर लिया तो कलरलेस, अगर रिफ्लेक्ट कर दिया पूरे तरीके से तो वो हो जाएगा व्हाइट। लेकिन सम पार्ट ऑफ लाइट अगर एब्जॉर्ब किया और रिमेनिंग पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हुआ तो ही सब्सटेंस दिखता है कलर्ड। यानी कि आपको खासियत पता चल चुकी होगी, सब्सटेंस ने लाइट पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, अगर एब्जॉर्ब करता है तो ब्लैक दिखता है। अगर वो कंप्लीटली ट्रांसमिट करता है लाइट को तो वो दिखता है कलरलेस। अगर रिफ्लेक्ट करता है तो दिखता है व्हाइट, लेकिन उसने पार्शियली एब्जॉर्ब करना आवश्यक है। सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, और बचा हुआ लाइट क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा, तो ही सब्सटेंस हमको दिखेगा कलर्ड। अभी यहां पर देखिए वो कौन सा कलर दिखाएगा, वो डिपेंड करेगा उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया उसके ऊपर। वो जो एब्जॉर्ब करेगा कलर, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा। देखिए वी कैन सी कलर ऑफ द सब्सटेंस ओनली इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन है 400 टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ में। अगर इस वेवलेंथ में ही कोई रेडिएशन आता है तो ही हम उसको आंखों से देख सकते हैं, अदरवाइज उसको देख नहीं सकते, और इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। अगर आपने कभी रेनी डेज में अभी चल रहे हैं तो उसमें अगर आप लोगों ने वो जिसको हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, वो देखा होगा, तो उसमें विबजॉर कलर दिखते हैं हमको, और जो विबजॉर कलर आते हैं वो विजिबल रीजन में आते हैं, इसलिए हमको वो आंखों से दिख जाते हैं। Substance appears colored because some light is absorbed. कलर सब्सटेंस तभी दिखाता है जब कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग लाइट को वो ट्रांसमिट कर देता है। अभी ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका कलर कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके एब्जॉर्ब्ड कलर से, यानी कि वो दोनों कलर सेम नहीं होते। ट्रांसमिटेड लाइट का कलर डिफरेंट रहेगा, एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर डिफरेंट रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। जो कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है यही होता है कलर ऑफ द सब्सटेंस। अभी ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, उसने जो एब्जॉर्ब किया वो कलर नहीं शो करेगा, उसने जो ट्रांसमिट किया वही कलर वो सब्सटेंस शो करेगा, वही उसका कलर रहेगा ट्रांसमिटेड लाइट का। देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा, टेबल में दिख रहे हैं कलर कौन सा एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही वो कलर शो करेगा। इसका मतलब उसी को हम लोग कलर ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे। देखिए अगर कोई सब्सटेंस वायोलेट कलर एब्जॉर्ब करता है तो वो सब्सटेंस दिखेगा येलोइश ग्रीन। अगर उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो वो हमको दिखेगा येलो। यानी कि अगर कोई चीज हमको येलो दिख रही है तो वो कौन से कलर का लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, ब्लू कलर का। अगर कोई सब्सटेंस ग्रीनिश ब्लू कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो हमको दिखेगा ऑरेंज। अगर वो ब्लूइश ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमको दिखेगा रेड। अगर वो येलोइश ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो दिखेगा वायोलेट। अगर वो येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमको दिखेगा ब्लू। देखिए
ब्लू एब्जॉर्ब किया तो येलो दिखा, येलो एब्जॉर्ब किया तो ब्लू दिखा। ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है तो हमको दिखेगा वो ग्रीनिश ब्लू, और रेड एब्जॉर्ब किया तो वो हमको दिखेगा ब्लूइश ग्रीन। अभी इसको कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी टेक्निक है, आपको पता है फॉर्मूला, VIBGYOR, विबजार बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिख जाएंगे आपको कलर, V, I मिसिंग है, BGYOR, दिख गए सारे कलर, सिर्फ इंडिगो छोड़ के। लेकिन आपको यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, समझ में आया कुछ? यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं है तो कौन से कलर है? ग्रीनिश ब्लू। यहाँ पर ब्लू डोमिनेट कर रहा है, ये ब्लूइश ग्रीन है, इसका मतलब ग्रीन डोमिनेट कर रहा है। येलोइश ग्रीन मतलब ग्रीन ही डोमिनेट कर रहा है। यही आपको याद रखना है, बस हो गया। अभी ये टेबल कैसे याद रहेगा, इसको ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में, पहले 4 बाद के 4। दिखे कैसे? वायोलेट ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ब्लूइश ग्रीन। यही उठा के कॉपी पेस्ट मार दीजिए नीचे की तरफ, वायोलेट वायोलेट, ब्लू ब्लू, ग्रीनिश ब्लू ग्रीनिश ब्लू, ब्लूइश ग्रीन ब्लूइश ग्रीन। अभी ये जो नीचे का हिस्सा है इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ऊपर मिल जाएगा येलोइश ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हो गया आपका टेबल। आपको सिर्फ एक साइड के 8 कलर याद रखना है सीक्वेंस में, उन्हीं को उठा के दूसरी साइड में ऊपर के 4 नीचे के 4 पेस्ट कर देने हैं, आपका पूरा टेबल याद हो जाएगा। और बाकी सिंपल फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है, देखिए कैसे। अभी ये कैसे 3 कलर याद रखेंगे? VIBGYOR तो याद ही हो ही गया। देखिए पहले आएगा ब्लूइश ग्रीन, फिर आएगा ग्रीनिश ब्लू, सॉरी पहले ग्रीनिश ब्लू आ गया, फिर ब्लूइश ग्रीन, फिर येलोइश ग्रीन, और उसके बाद ये ग्रीन 2 बार हो चुका है, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल आयन में 5 सब डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 सब डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन निगेटिवली चार्ज लिगैंड अप्रोचेस टुवर्ड द मेटल आयन। देखिए निगेटिवली चार्ज होता है लिगैंड। अभी जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो निगेटिव चार्ज वाला लिगैंड जो है वो मेटल आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मेटल आयन की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो 5D सबशेल्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे 2 सेट्स में। 2 सेट्स में क्यों? एक रहेगा T2G और एक रहेगा EG, जो आप बाकी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस चैप्टर में पढ़ सकते हो। ये 2 सेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? क्योंकि इनमें होता है रिपल्शन, नेगेटिव लिगैंड और नेगेटिव डी इलेक्ट्रॉन में, इसकी वजह से ये 2 सेट में डिवाइड हो जाएगा। अभी 2 सेट में डिवाइड होने की वजह से क्या होता है? When visible light falls on a substance, जो एनर्जी है इस लाइट की, ये यूज होती है प्रमोशन मीन्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। 2 सेट थे, एक का नाम था T2G और एक का नाम था EG। दोनों में से कोई भी एक लोअर एनर्जी रह सकता है, एक हायर एनर्जी रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी में प्रेजेंट है वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी में चला जाएगा विद इन द सेम डी सबशेल। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन। अभी DD ट्रांजिशन क्या है? जब विजिबल लाइट किसी सब्सटेंस पर फॉल होगा तो क्या होगा? उसमें जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूं, यहाँ पर T2G लिखा है मैंने, ऊपर लिखा EG, तो T2G में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? EG में चला जाएगा, सेम डी सबशेल में, क्योंकि ये रहेंगे 2, ये रहेंगे 3, कुल मिला के हो गए 5। इस ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं DD ट्रांजिशन। दिस प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखिए अभी ये EG में चला गया तो ज्यादा देर नहीं रुकने वाला, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब वो कहां पर आएगा? ओरिजिनल पोजीशन में। और देखिए ऊपर जाते समय इसने लाइट क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। नीचे आते समय वो लाइट इमिट करेगा। ड्यूरिंग दिस रिटर्निंग इट इमिट्स रेडिएशन एज अ कलर्ड लाइट, यानी कि ऊपर से नीचे जब आएगा तो वो कलर्ड लाइट के फॉर्म में रेडिएशन को इमिट करेगा, इसलिए वो सब्सटेंस जो है वो कलर्ड दिखता है। कलर्ड क्यों दिखता है? सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में DD ट्रांजिशन की वजह से ही वो सब्सटेंस कलर्ड दिखता है। This transition of electron is possible only when d orbital contains unpaired electron। देखिए अब ये जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का, ये कब पॉसिबल होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन अकेला हो। पेयर में अगर होगा तो उसका ट्रांजिशन नहीं होगा। इसलिए वहां पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अनपेयर्ड। मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स आयन कंटेन
अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज अ ट्रांजिशन एंड हेंस दे आर कलर्ड। अभी देखा क्या बता रहे हैं, मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल में, मेटल के आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड रहेंगे, इसीलिए वहां पर ट्रांजिशन होगा, वो सब्सटेंस कलर्ड रहेंगे। बट दोज ट्रांजिशन मेटल आयंस विच हैव आइदर कंप्लीटली फील्ड, देखिए ऐसे ट्रांजिशन मेटल फील्ड, देखिए ऐसे ट्रांजिशन मेटल जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट है या फिर कंप्लीटली वैकेंट है, वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिशन नहीं होगा, कलरलेस, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कलर दिखाने के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंप्लीटली फील्ड है या कंप्लीटली वैकेंट है, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा और सब्सटेंस कलर नहीं दिखाएगा। इसीलिए जिंक, कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम ये कलरलेस होते हैं। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ऑल्सो रिलेटेड टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या बोला है, उसका कलर जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। इसका मतलब कलर दिखाने के लिए सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आवश्यक नहीं है, नंबर कितने वो भी इंपॉर्टेंट है और बाकी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है जो कलर डिटरमाइन करेंगे। देखिए मेटल आयंस, स्कैंडियम, टिटेनियम, कॉपर और जिंक, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कलरलेस है। अभी कॉपर में और वैनेडियम में एक एक इलेक्ट्रॉन तो ब्लू, इनमें देखिए इसमें दो इसमें तीन तो कलर आया ग्रीन। इस तरीके से आप कलर देख सकते हो, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक में पिंक दिख रहा है एक में ग्रीन दिख रहा है, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक में लाइट ग्रीन एक में ब्लू। फिर एमएन में और एफई में पांच पांच है तो इसमें एक में पेल पिंक है एक में येलो है, ये उनके कलर है। थैंक यू।